जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं एक नई उम्मीद और नई जोश के साथ रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 बूस्टर मॉड्यूल के साथ। और इसमें मैं आपको पूरा पूरा कवर करवाने वाला हूं आईआईटी जेईई का पूरा पूरा सिलेबस। ठीक है ना। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का लेक्चर क्या है, बूस्टर मॉड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आईआईटी जेईई 2024 के बच्चों के लिए। रियल एनालिसिस का टॉपिक मैं कवर करूंगा। सबसे पहले हम लोग का मेन उद्देश्य रहेगा रियल एनालिसिस के टॉपिक को कवर करना। क्यों भाई? क्योंकि ये अपने में 21% का वेटेज रखता है। ठीक ना, 21% का वेटेज रखता है आउट ऑफ 100। और आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आईआईटी जेईई 2023 में जो लास्ट जनरल का कटऑफ गया था वो था 24 पॉइंट समथिंग था। ठीक है ना, 24 पॉइंट समथिंग था। ठीक ना। और इस साल थोड़ा बहुत पॉइंट में बढ़ सकता है, या फिर डिजिट्स में बढ़ सकता है, या फिर इंटीजर्स में बढ़ सकता है। 25 हो सकता है, या फिर 26 हो सकता है ना, मे बी। तो आप जो है कि 30 नंबर पासिंग मार्क्स मान के चलिएगा। ठीक ना। उसमें 21% आपका जो है कि रियल एनालिसिस कवर करता है। आइए हम लोग आज के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक ना। तो टॉपिक का क्या नाम है? एलिमेंट्री सेट थ्योरी नाम है। ठीक है ना। आइए देखिए यहां पर समझिएगा, टुडेज टारगेट हम लोग को पहला आज का जो टारगेट है वो सबसे पहले क्या समझना है? सेट्स एंड इट्स डेफिनेशन। आप कहेंगे कि ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है ना, पढ़ा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, लेकिन यहां पर हम इसको रिकैप करेंगे क्योंकि रिकैप करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को भूल जाते हैं सेट्स का डेफिनेशन वगैरह ही, तो आगे वो क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, इसीलिए है ना। सम स्टैंडर्ड नोटेशंस पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, प्रॉपर्टी फॉर्म, फिर टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर सबसेट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर पावर सेट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करें। देखिए सेट क्या होता है बाबू, आप लोग को पहले ही मालूम होगा। आपने जो है कि क्लास 11th 12th में पढ़ा होगा, और जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के होंगे वे क्लास 5 में ही पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग का मेन जो टॉपिक है सेट्स। सेट्स होगा क्या? व्हाट इज सेट्स, है ना। ये सेट्स हम लोग पढ़ने जाएंगे। सेट्स है क्या? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। अब देखिए यहां पर कहता है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक प्रकार का कलेक्शन होगा, लेकिन कैसा? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, या फिर इसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का जो है कि कलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या वेल डिफाइंड है? क्या मेरे लिए वेल डिफाइंड है? क्या आपके लिए वेल डिफाइंड है? क्या सबके लिए सेम है? नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा? नेचुरल नंबर में आपका तो पहले तो नेचुरल नंबर लिख लीजिए 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जस्टिस कीजिए कि यहां पर कहता है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब लेस देन 10 होना चाहिए। लेस देन 10 मतलब तो 10 को तो पहले खत्म कर देंगे। और दूसरी बात बोलता है ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद फिर आपका 9 हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका 1 3 5 7 9 हो गया। ठीक है ना। तो यस, तो ये जो कलेक्शन बन रहा है, ये जो कलेक्शन बन रहा है, क्या ये सेट है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये कलेक्शन सेट है। क्यों सेट है? यस इट इज ए सेट बिकॉज 1 3 5 7 9 दिस इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है? डिस्टिंक्ट है। सो इट इज ए सेट। इसी वजह से ये एक प्रकार का सेट है। समझ गए सेट का क्या मतलब हुआ? ये डेफिनेशन यहाँ पर पूरा फुलफिल कर रहा है ना, पूरा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है इस डेफिनेशन को, एग्जांपल। ठीक है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी है, और साथ ही साथ ये वेल डिफाइंड भी है। मतलब अगर कहते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो मेरे लिए भी लेस देन 10 1 3 ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 होगा। वो अमेरिका में किसी स्टूडेंट के लिए भी सेम होगा, और कोई जापान के स्टूडेंट के लिए भी सेम होगा। ठीक है ना। वैसा चीज जो सबके लिए सेम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता हो, है ना, वैसा चीज जो सबके लिए वेल डिफाइंड हो, ऐसा चीज जो डिस्टिंक्ट कलेक्शन से बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। ठीक है। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो जो भी रिवर्स है, गंगा, यमुना, कावेरी,
गंडक, कोसी, नर्मदा, ठीक ना, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जो भी नदियां हैं वो भारत की नदियां हैं और वो वेल डिफाइंड है। और जितने नदियों के मैंने नाम बताया वो मेरे लिए भी भारत की नदियां हैं, वो आपके लिए भी भारत की नदियां हैं। तो भारत के नदियों का कलेक्शन भी तो एक प्रकार का क्या है, सेट्स है, ठीक है ना। आगे देखिए, द वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, वो मेरे लिए भी ये जो ए ई आई ओ यू है वो वॉवेल्स है और आपके लिए भी वो वॉवेल्स है। और ब्रिटेन में चाहे जापान में कहीं का भी स्टूडेंट अगर वॉवेल पढ़ता है तो वो यही चीज पढ़ेगा ए ई आई ओ यू। और इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है ए ई आई ओ यू। तो ये सभी के सभी क्या मिल करके बन रहे हैं, ये वॉवेल्स मिल करके बन रहे हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नन एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, ऐसे एग्जाम्पल्स जो सेट के नहीं है। जैसे ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी ब्यूटीफुल पीपल हैं उनका कलेक्शन बनाइए। तो देखिए, अगर मैं यहां पर बना दूं कि मेरे लिए जो ब्यूटीफुल पीपल मायने रखता है वो हम मान के चलते हैं। चलिए आइए, मान लेते हैं कटरीना, है ना। कटरीना को मैं खूबसूरत मानता हूं, है ना। सपोज कीजिए करीना, ठीक ना, करीना। फिर हम मान लेते हैं, चलिए जैकलीना, जैकलीना फर्नांडिस, ठीक ना। और फिर मान के चलते हैं और क्या मान लेते हैं, आलिया भट्ट, है ना, आलिया भट्ट, ऐसा कुछ मान लेते हैं। हम यहां पर नाम दे सकते हैं जो है कि हमारे सनी पाजी का, सनी देओल, ठीक ना। ये भी मेरे लिए जो है कि एक ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम पीपल है। और भी बहुत सारा नाम दे सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक ना। तो ये सब का मैंने कलेक्शन बनाया, तो हो सकता है ये सब मेरे लिए खूबसूरत है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन सबके लिए सेम हो। मतलब ये कलेक्शन आपके लिए भी सेम हो, मतलब ये सभी के सभी आपके लिए भी सुंदरता का एक सेम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हो, जरूरी थोड़ी है। हो सकता है इसमें आपको हो सकता है आपको इसमें जैकलीना फर्नांडिस अच्छा नहीं लगती हो सकता है इसमें कटरीना अच्छा नहीं लगती हो सकता है करीना अच्छा नहीं लगती हो, कोई आपको ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगती हो या ना लगता हो, ठीक ना। तो इसी वजह से ये एक प्रकार का कलेक्शन नहीं है, ये एक प्रकार का कलेक्शन है, लेकिन ये एक प्रकार का सेट नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए सेम स्टेटमेंट नहीं दे रहा है ना, सेम स्टेटमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो अभी क्या है, इट इज नॉट सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सबके लिए एक बराबर स्टेटमेंट ए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से ये सेट नहीं है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। बोलिए अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आइए नेक्स्ट क्या है एग्जांपल, हम लोग एम्प्टी सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। और एम्प्टी सेट एक प्रकार का सेट ही है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। क्यों, देखिए एम्प्टी सेट या फिर इसको कह लीजिए वर्ड सेट, दिस सेट इन विच नो एलिमेंट एग्जिस्ट। देखिए एम्प्टी सेट वैसा सेट होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, और हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम लोग देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग फी भी कहते हैं, फी एफ आई फी। इसको बहुत जन फाइव भी पढ़ते हैं, और इसको भी फाइव पढ़ते हैं, और इसको तो बस ऐसे ही लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ डालना नहीं है, इसके अंदर आप कुछ डाल देंगे तब तो फिर वो फाइव सेट नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होगा, है ना। एम्प्टी सेट का मतलब ही होता है कि उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब कुछ नहीं है, जब कुछ, देखिए एक बात समझिएगा, एम्प्टी कैसे सेट हो गया। देखिए एम्प्टी सेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। सेट का डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, और जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो तो फिर उसमें क्या वो जो ऑब्जेक्ट्स रहेगा वो डिफाइंड होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, बात को समझिएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग सेट कहते हैं। जब इसमें कलेक्शंस है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट्स है और ये वेल डिफाइंड भी है। अब मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो काहे का ये वेल डिफाइंड रहेगा, बात को समझिए। जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये काहे का वेल डिफाइंड रहेगा, इसका मतलब, है ना। तो इसको फिर कैसे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि ये वेल डिफाइंड होगा, इसी वजह से अगर इसमें एलिमेंट ही नहीं है, अगर इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ये इसका यही प्रूफ है, और आगे भी इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, ठीक ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। देखिए फिर से एक बार समझिएगा, एम्प्टी सेट जो होता है, जैसे ये वाला जो सेट हमने अभी बताया, ये वाला, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कई बार ऐसे भी लिखते हैं, इसी को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए वो एलिमेंट जब नहीं होता है तो फिर डिस्टिंक्ट का बात ही नहीं होता है, बात ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, समझ गए। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या कि दी ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट। देखिए जो भी ये देखिए ए है, कॉमा बी है, कॉमा सी है, कॉमा डी है, कॉमा ई है, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स है, ए देखिए ये जो मतलब इसके अंदर जो मतलब की चीजें हैं, इसको हम लोग मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दी ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट कलेक्टेड इन दिस सेट, कलेक्टेड इन दिस सेट, ये सेट एक प्रकार का, कोई मान लीजिए इसको ए नाम दे देते हैं। कलेक्टेड इन दिस सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, देख रहे हैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कलेक्शन या फिर सेट के अंदर जो भी कलेक्शन है, सेट के अंदर जो भी कलेक्शन है, उन सभी को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से करते हैं, है ना। स्मॉल लेटर अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, सेट के अंदर के एलिमेंट्स। सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ये सेट देख रहे हैं ना, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से, ठीक है ना, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, ठीक, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, है ना, लेकिन उससे पहले ये भी लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, सेट के अंदर के जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर, ठीक है। सेट आर आल्सो कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम कलेक्शंस। अब ये क्या कह रहा है, इसको भी जरा समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। सेट्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम कलेक्शन, मतलब ये कि किसी सेट को, है ना, किसी सेट को हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, 1, 2, 3, ये एक प्रकार का सेट है ना, एक प्रकार का सेट है ना। तो इस सेट को हम लोग एलिमेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी को, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स है, ए, बी, सी को और डी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1, 2, 3 को हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, है ना। कैसे, जरा समझिएगा। मतलब किसी सेट को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं। देखिए एग्जांपल में ए बराबर 1, 2, 3 एक प्रकार का क्या है, सेट है, एक प्रकार क्या है, सेट है। अब जरा देखिए बी कोई दूसरा सेट है। अब इस बी में 1, 2 है और साथ ही साथ 1, 2, 3 इसी सेट को, ए सेट को हम यहां पर रख दिए 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, है ना। या फिर हम लोग बी में हम लोग क्या कर लेते हैं, 1, 2, 3 लिख लेते हैं, है ना, ये तक लिखे और फिर हम इस पूरे ए को यहां पर रख सकते हैं, इस पूरे ए को एक प्रकार का 1, 2, 3, ठीक है ना, और फिर 4, 5, 6। तो आपने क्या देखा, अभी बी एक नया सेट हो गया जिसमें 1, 2, 3 पहले सेट था, अब ये एलिमेंट की तरह ट्रीट होने लगा। मतलब ये कि हम लोग सेट को भी एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सेट को भी मैंने एलिमेंट की तरह यहां पर ट्रीट करके दिखाया, है ना। आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए बात को समझिएगा, इसी चीज को हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। देखिए ये जो बी है ना, ये जो बी है, इस बी को हम लोग लिख देंगे 1, 2, 3, ठीक है। और ये कॉमा दे करके यहां पर क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, है ना। एक मेरे ख्याल से ये वाला कलर ज्यादा विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब बात को समझ में आपको अच्छा आएगा, ठीक ना। बी बराबर मान लीजिए हम कोई सेट ले रहे हैं, ठीक है ना, उसमें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है। अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 1, 2, 3, यहां पर 1, 2, 3, ये जो सेट था, ये जो ए सेट था, इसको हम लोग एलिमेंट की तरह यहां पर ट्रीट करके रख दिए और यहां पर 4, 5, 6 तीन और एलिमेंट ले आया। तो ये भी एक प्रकार का क्या बन गया बोलिए तो, सेट बन गया। मतलब यहां पर एक बात समझिएगा, ए मेरा पहले क्या था, एक सेट था, अब ए मेरा यहां पर क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया, है ना। इसको फिर से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, b बराबर 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3 यहां पर a लिख देंगे कैपिटल ए और यहां पर लिख सकते हैं 4,
5,6। मतलब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो सेट था, ए सेट था, वो अब एलिमेंट बन गया। जो सेट पहले था अब वो एलिमेंट बन गया, यानी कि हम सेट को भी एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो डेफिनेशन कहा है कि सेट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम कलेक्शन गोइंग टू बी सेट। सेट आर ऑल्सो मतलब किसी भी सेट को कंसिडर किया जा सकता है एज ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह, या कब, सम कलेक्शन गोइंग टू बी सेट, और किसी कलेक्शन में, वो किसी कलेक्शन के सेट में हम लोग किसी सेट को, किसी कलेक्शन यानी कि किसी सेट के कलेक्शन में, किसी सेट के कलेक्शंस में हम लोग किसी सेट को, है ना, ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, है ना। ये पूरा इसका पूरा पूरा डेफिनेशन हुआ, मतलब डेफिनेशन का मतलब हुआ। चलिए, और ये सब का पीडीएफ, ये सब का नोट्स आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सम स्टैंडर्ड नोटेशंस है। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए होता है, ये बिलोंग्स टू, ये वाला बिलोंग्स टू के लिए होता है, ये जेड सेट ऑफ इंटीजर के लिए होता है। ये देखिए, ये ई लिखे हैं, ये ई लिख करके पीछे से काट दिए, है ना। तो इसको हम लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि कैपिटल ई को उल्टा लिख दिए, इसको हम लोग देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। और ये क्यू है, क्यू किसके लिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के लिए। मिस्टेक कर दिया है ना, लिखने वाला मिस्टेक कर दिया। यहां पर इरेशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होता है ना। और क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है ना। और क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर मिस्टेक किया गया है, क्यू डैश होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्यू डैश, क्यू डैश या फिर क्यू का पावर सी, है ना। इसको हम लोग सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना, सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए, सी को सेट ऑफ रैशनल कॉम्प्लेक्स, सी को सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एक्स प्लस आयोटा वाई से लिखते हैं। जेड बराबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई भी नंबर लिखा रहे 2 प्लस आयोटा वाई, आयोटा वाई, फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जेड इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 3 या फिर 3 आयोटा, जहां पर 2 और 3 आपका क्या है, इंटीजर्स है या रियल नंबर है, 2 और 3 रियल नंबर है और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर्स को ऐसे लिखा जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए 2 एक रियल नंबर है, 2 एक इंटीजर भी है, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, और साथ ही साथ ये जो 2 है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे, क्योंकि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू 0। 2 प्लस आयोटा इंटू 0 का मतलब हो गया 2 प्लस आयोटा इंटू 0। मतलब देखिए 2 क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और 0 भी क्या हो गया, एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो मैंने 2 रियल नंबर को किस में लिख दिया, 2 रियल नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख दिया। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि 2 एक नेचुरल नंबर तो है ना, तो 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर और 2 एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर इंटीजर भी होता है। जैसे देखिए 1, 2, 3 डॉट 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 ये चलते रहता है, ये नेचुरल नंबर है। और आपको मालूम है इंटीजर क्या होता है, तो माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। मैं लिख के बता देता हूं, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट, -3, -2, 1, फिर -0, फिर 1, -1, यहां पर देखिए माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात को यहां पर समझिएगा कि ये तो मैंने इंटीजर लिखा है, और साथ ही साथ नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। तो नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर के अंदर ही नेचुरल नंबर है। इंटीजर ये इतना बड़ा है, इसके अंदर ही नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑल नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, और जितने भी इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर हो सकता है। जितने भी इंटीजर होता है उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर्स को, जैसे 1 एक इंटीजर है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा। अगर 2 एक इंटीजर है तो कुछ नहीं तो उसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, समझ रहे ना। कुछ नहीं तो 3 है, -4 है आपके पास, तो -4 को भी आप -4/1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी इंटीजर्स है
उसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर का सबसेट होता है। और जितने भी रैशनल नंबर होते हैं जैसे 2/3, जैसे 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 4/3 हो गया, 5/6 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ डेसिमल में आएगा, है ना, कोई फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर तो हर सब तो रियल ही नंबर होता है ना। जैसे 2/1 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, इसको सबको डिवाइड करेंगे आपस में तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आएगा, कुछ ना कुछ नंबर्स में आएगा। जैसे 1/2 आया या फिर 2/1 आया, वो नंबर्स में आ गया, है ना, नेचुरल नंबर में आ गया, इंटीजर्स में आ गया। तो मैंने ये कहा कि ये जो रैशनल नंबर है ना, वो रैशनल नंबर जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये जो है कि रियल नंबर का सबसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, जैसे 2/1, 4/3, 6/4, 2/9, जब भी एनालाइज करते हैं तो एक रियल नंबर ही आता है। डिवाइड कीजिएगा तो रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज रियल नंबर? वैसा नंबर जिसको हम लोग रियल नंबर लाइन में, है ना, रियल नंबर लाइन में, रियल नंबर लाइन में प्लॉट कर सके, उन सभी नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो आपको मालूम है कि हम लोग रैशनल नंबर को भी, हम लोग इंटीजर्स को भी, हम लोग डेसिमल नंबर्स को भी जो है कि रियल नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, नेचुरल को भी प्लॉट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके। तो इसी वजह से ये सब आपने प्लॉट करना कहां से सीखा होगा? क्लास 9th में, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसीलिए ऑल रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड ऑल रियल नंबर। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिए, 2 एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर को मैंने देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया। इसीलिए जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं, है ना। समझ गए? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला जो तरीका है वो है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। दूसरा तरीका है वो है सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं और कैसे हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को या फिर सेट्स को, तो जरा समझिएगा। सपोज कीजिए कि यू हैव, आपके पास 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स है। अब इन 5 एलिमेंट्स को हमको रोस्टर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग कैपिटल ए लिखेंगे और इसमें करली ब्रैकेट दे करके 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे, ठीक है ना। पता नहीं गला क्यों फंस रहा है, ठीक है ना। तो 5 एलिमेंट्स को हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं। मतलब सेट्स को रिप्रेजेंट करने का ऐसा तरीका। 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख दीजिए। आपके पास 5 वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, तो उसको ऐसे लिख दीजिए। तो वो भी एक प्रकार का सेट है। और वो कैसा? तो टेबुलर फॉर्म में सेट है आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग तरीके के फल है, जैसे कि आम है, अंगूर है, ठीक है ना, संतरा है, ठीक है ना, फिर आपके पास नारियल है, तो इनको आप लिखिए वैसे वैसे करके लिखिए, कोकोनट, लेमन, ठीक है ना, फिर आपका एप्पल, ठीक है, जो है उसको लिखिए। तो अलग अलग करके लिखिए, अलग अलग फल है, डिस्टिंक्ट फल है, तो डिस्टिंक्ट फल का, डिस्टिंक्ट फ्रूट्स का जो कलेक्शंस बन रहा है उसको भी सेट कहेंगे और उसको ऐसा लिखेंगे। अब नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये जो सेट ए है, इसी को हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए कोडिंग के तहत लिखेंगे। मतलब देखिए ऐसा लिखेंगे, एक ऐसा सेट है तो ए में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे, मतलब एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे। और ये जो एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, सच डेट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सच डेट का सिंबल ये भी होता है, ठीक ना। तो यहां पर सच डेट लगा दिए। तो एक्स ए में कैसे टाइप के एलिमेंट आएंगे? एक्स टाइप के। और ये एक्स टाइप के एलिमेंट कैसे होंगे? 1 से लेकर के 5 तक। तो एक्स मेरा 5 से छोटा होगा या फिर 5 के बराबर होगा, और 5 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, कॉमा किसके लिए? तो x कहां से आएगा? x कहां से आएगा? x नेचुरल नंबर होगा। x क्या होगा? देखिए क्या लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 लिखना है ना, तो x मेरा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। सिंपल सी बात है, लिख देंगे। देखिए लिखे है कि नहीं लिखे? मतलब कहने का मतलब ये है कि a में x टाइप का एलिमेंट आएगा, और ये x जो होगा वो 5 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, और 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 5 से छोटा मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
ठीक है ना, और x बोलता है नेचुरल नंबर। तो देखिए यहां पर ये चीज लिखे ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप इसको नहीं लिखे, आप यहीं तक किए, इसको नहीं लिखे, तो इसमें गड़बड़ क्या हो जाएगा, उस केस में अगर मान लीजिए x 5 से छोटा बोल रहा है और x 1 से बड़ा बोल रहा है और उसके इक्वल बोल रहा है, तो उस केस में x का जो वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है, 1 तो होगा ही होगा, और 5 तो 1 तो होगा ही होगा, और 1 से बड़ा क्या होता है, 1 से बड़ा 2 होता है। अच्छा 1 से बड़ा 1.1 भी तो होता है, 1 से बड़ा क्या होता है, 1.1 भी तो होता है, तो यानी कि 1.1 भी लिख सकते हैं, फिर 1.2 भी लिख सकते हैं, फिर 1.3 भी लिख सकते हैं, 1.4, ऐसा बहुत सारा आ जाएगा। मतलब 1 और 2 के बीच का बहुत सारा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर ए ले लेते हैं ना, ये ए ले लेते हैं, तो ये आप देख सकते हो कि ए में क्या क्या है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सब तो नहीं है, 1.1 1.2 नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि x क्या होना चाहिए, x मस्ट बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x मस्ट बी नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर होगा तब तो कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है ना। अगर नेचुरल नंबर होगा तो उस केस में कोई झमेला नहीं है, क्योंकि उससे हमको पता चल जाए कि x का जो वैल्यू है वो नेचुरल है। नेचुरल है तो 1 और 5 के बीच में नेचुरल कौन कौन होता है, 1 होता है, 5 4 होता है, 3 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और साथ 1 और 5 तो है ही। इसका मतलब इस चीज को लिखने का जो इसका मतलब इस चीज को जो लिखने का तरीका है वो यही है और ये बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट पढ़ेंगे पहला, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट। पहला पढ़ेंगे फाइनाइट सेट और दूसरा पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। ये देखिए इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर्स हो या फिर फाइनाइट एलिमेंट्स हो। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स है तो फाइनाइट है, 4 एलिमेंट होता तो भी फाइनाइट होता है। A special term cardinal numbers of set that is defined only for finite set। एक बात याद रखिएगा, जो फाइनाइट सेट होता है जैसे यहां पर, तो फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये याद रखिएगा, हमेशा नोट कर लीजिए, फाइनाइट सेट में ही हम लोग कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। जरा देखिए, हम लोग लिखेंगे ए का कार्डिनल कितना है, तो ए का कार्डिनल 3 है, ए का कार्डिनलिटी 3 है, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, तो 3 है ना। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, या फिर n ब्रैकेट a है ना, n की कार्डिनलिटी कितना है, 3 है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मतलब कार्डिनलिटी को लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। और याद रखिएगा कार्डिनलिटी हमेशा जो है कि फाइनाइट सेट में ही डिफाइंड होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 होता है तो 4 होता है, कार्डिनलिटी 4 हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए ए ई आई ओ यू होता है 1 2 3 4 के जगह पर, तो वहां पर कार्डिनलिटी कितना हो जाता है, 5 हो जाता है ना, क्योंकि वॉइल 5 होते हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इनफाइनाइट है तो उस सेट्स को इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखते हैं कि आप कि इनफाइनाइट नंबर है ना, इसमें कहीं रुक नहीं रहा है, 1 2 3 4, ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल नंबर का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 चलते रहा, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या है, इनफाइनाइट है। सब मोर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स और है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने अभी दिखाया आपको, सेट ऑफ होल नंबर हो गया, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर नंबर आई नंबर। फिर क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर डॉट डॉट डॉट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू का पावर सी, क्यू के पावर डैश लिख दीजिए, क्यू के पावर सी लिख दीजिए, है ना। इस प्रकार का बहुत सारे नंबर हो सकता है, ठीक ना। सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक ना। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी बच्चों, ठीक है। और अगर समझ में आ रही होगी तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। हाँ वही बात है जो अभी पढ़े, कार्डिनल नंबर सेट, जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ ए सेट भी कहते हैं। और ये कहां पर डिफाइंड होता है, तो ये आपका हमेशा और हमेशा कहां पर डिफाइंड होता है, फाइनाइट सेट में ही डिफाइंड होता है, ठीक ना, इनफाइनाइट सेट में नहीं डिफाइंड होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वही उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है।
देखिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है इस सेट ए में, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डिनल नंबर। तो एन ए बराबर 5, ओ ए बराबर 5, या फिर ऐसा मॉड दे करके ए कार्डिनल ए ऑफ 5, है ना। इसको भी हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर 5 कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर 5, इसको पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ए बराबर 5, इसको पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 5, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सबसेट, सबसेट पढ़ेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बात सबसेट पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, आपने इंस्पेक्टर देखा होगा, पुलिस चौकी में क्या देखा होगा, इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के जो नीचे वाला होता है ना उसको कहते हैं सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, है ना, सब इंस्पेक्टर। ठीक, तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यानी कि जो इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर है वो तो कभी ना कभी सब इंस्पेक्टर तो रहा होगा ना, तभी तो उसको पोस्टिंग मिला होगा ना, उसको प्रमोशन हुआ होगा तभी इंस्पेक्टर बना होगा, या फिर डायरेक्ट भी बन के आता है ना। लेकिन एक बात तो सिंपल सी बात है, जो इंस्पेक्टर है वो सब इंस्पेक्टर वाला तो काम कर ही सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर वाला काम नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर पूरा यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि जो इंस्पेक्टर है वो पहले सब इंस्पेक्टर रह चुका होगा, या फिर उसको डायरेक्ट पोस्टिंग हुआ होगा तो उसे सब इंस्पेक्टर की काम आते होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब कुल मिलाकर के ये इसका बड़ा भाई हुआ और ये इसका छोटा भाई हुआ, सब इंस्पेक्टर। तो अब इसी प्रकार से यहां पर सबसेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, लेट ए कॉमा बी, देखिए सबसेट को डिफाइन करने के लिए दो सेट को तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से जैसे इंस्पेक्टर डिफाइन करना है और सब इंस्पेक्टर डिफाइन करना है, तो दो प्रकार के पुलिस ऑफिसर्स को तो लेना ही पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि लेट ए और बी दो सेट्स है, मान लेते हैं वी से ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हम कहना चाह रहे हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, हम कहना चाह रहे हैं ए सेट बी का सबसेट है, मतलब ए बी के अंदर जाएगा, है ना। देखिए सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के अंदर काम करता है, तो ठीक इसी प्रकार से ए बी के अंदर जाएगा, ना कि बी ए के अंदर जाएगा, क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो दिस इंप्लाइज, तो एक यहां पर मिस्टेक किया गया है एडिटर के द्वारा, है ना, जो टाइप करते हैं मेरे लिए। लेट ए एंड बी आर सेट्स, वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि ए एंड बी दो सेट्स हैं, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो उस केस में इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा यहाँ पर, इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखते सबसेट को, ठीक ना। अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो उस केस में इफ एंड ओनली इफ एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा, मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट ले रहे कहां से, सेट ए से, तो उस केस में क्या होना चाहिए, वो वही एक्स एलिमेंट बी में ही बिलोंग करना चाहिए, बी में भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब यहां पर ऐसा समझिए, अगर ए बराबर आपके पास है 1, 2, 3 और बी बराबर आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा है, तो आप यहां पर सिंपली क्या देख सकते हैं कि ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 4 5 है। तो सिंपल सी बात है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ गए, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया। और यहां पर एक चीज और समझाना चाहेंगे, यहां पर प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में भी समझाना चाहेंगे, है ना। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में भी समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा समझ दीजिएगा ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसे नहीं समझना है वो जा सकते हैं, और जिनको अच्छा समझना है वो रुकिए। देखिए ए बराबर मान लीजिए 1, 2, 3 है, ठीक है ना, और बी बराबर आपके पास मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है। अब यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो बी सेट में आ रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हो, है ना, ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में आ रहे हैं, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा ऐसा होता, इसी को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर, है ना, देख सकते हैं यही होता, मान के चलिए यही हो जाता ऐसा, है ना, यही हो जाता ऐसा। यहां पर 2 था ना, 3 था ना, 4 था ना, हाँ यही होता। देखिए यहां पर 3 तक था पहले ए में, अब मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 4 है, 4 हो जाए या फिर 5 हो जाए, तो इस केस में यहां पर ऐसा सिंबल लग जाएगा, तब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और कैसा सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट, है ना, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी जैसे 5 जो सबसेट फाइव जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा आगे। तो 5 हर एक सेट का सबसेट क्यों होता है, ठीक है ना, और ये एक प्रकार के इम्प्रॉपर सबसेट होता है,
ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि फाई कैसा सबसेट होता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन यहां तक तो आपको समझ में आ गया सबसेट का डेफिनेशन, कि कोई दो सेट्स है और x अगर a से आ रहा है तो वो x b से भी अगर आए तो उस केस में a को b का सबसेट कहेंगे। देखिए a को b का सबसेट कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ अगर ऐसा हो रहा है कि x बिलोंग्स टू a तो उस केस में x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में a इज अ सबसेट ऑफ b होगा, और अगर a इज अ सबसेट ऑफ b हो रहा है तो उस केस में ऐसा होगा। मतलब इफ एंड ओनली इफ का मतलब ही होता है ये चीज, है ना। तो देखिए ये तो सबसेट का पहला डेफिनेशन हुआ। अब चलिए दूसरा डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। कहता क्या है, कहता ये है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इसको पढ़ते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब ये कि ए में कोई एक्स टाइप का ऐसा एलिमेंट ही नहीं बिलोंग करेगा, ए में सेट ए में ऐसा एक्स टाइप का कोई एलिमेंट ही नहीं बिलोंग करेगा कि सच डेट कि वो एलिमेंट बी में बिलोंग ना करे। मतलब क्या हुआ, हमने अभी बोला कि अगर A में कोई X टाइप का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो B में भी बिलोंग करेगा, तभी जाकर के A B का सबसेट होगा। अगर मान के चलिए कि A में कोई एलिमेंट ही ना बिलोंग करे तो फिर वही कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू A, मतलब A में कोई एलिमेंट ही नहीं बिलोंग कर रहा है इस प्रकार से कि X में भी कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, है ना। यहां पर वही कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है एक्स टाइप का जो कि ए में बिलोंग करे, है ना। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि ऐसा कोई भी एलिमेंट एक्स टाइप का नहीं है जो कि ए में बिलोंग करे, सच डेट इस प्रकार से कि वो एलिमेंट बी में बिलोंग करे, है ना। इस डेफिनेशन का एक दूसरा डेफिनेशन निकल के आता है सबसेट का, है ना। तो नोटेशन क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ B, है ना। अब इसी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बहुत काम का है कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा A में कि वो एलिमेंट B में ना हो, है ना। यहां पर बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट X A में नहीं होगा, ऐसा कोई एलिमेंट X A में नहीं होगा कि वो एलिमेंट B में ना हो, है ना। बात को समझिएगा, यहां पर कहना ये चाह रहा है कि अगर A B का सबसेट है तब X से कोई भी A से कोई भी एलिमेंट लीजिए, अगर A B का सबसेट है तब आप A से कोई भी X एलिमेंट लीजिए तो वो X एलिमेंट B में भी बिलोंग करेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट A में नहीं होगा, ऐसा कोई एलिमेंट X नहीं होगा जो कि A में हो और B में ना हो। समझे कि नहीं समझे, ऐसा कोई एलिमेंट X नहीं मिलेगा, ऐसा कोई एलिमेंट X नहीं मिलेगा जो कि A में हो और B में ना हो, है ना। इसी सबसेट के दूसरा डेफिनेशन, ऐसा कोई X एलिमेंट ऐसा कोई एलिमेंट X नहीं मिलेगा जो कि A में हो और B में ना हो, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। नोटेशन A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। आशा है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। नोट में क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। देखिए यहां पर है ना 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये A और B आपस में बराबर हो गया, A और B आपस में बराबर हो गए, तो कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ A खुद का ही सबसेट है। वही बात है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब प्रत्येक सेट खुद का ही सबसेट होता है, खुद का ही सबसेट होता है। इसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, है ना। प्रत्येक सेट खुद का ही सबसेट होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब एम्प्टी जो सेट है ये हर एक सेट का सबसेट होता है। अब कैसे हर एक सेट का कैसे सबसेट होता है, इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा। चलिए इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। देखिए प्रूफ देखेंगे उससे पहले यहां पर एक बात समझिएगा, A इज अ सबसेट ऑफ A, 1 2 3 है और यहां पर भी 1 2 3 है, तो ये खुद का सबसेट होगी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहला वाला प्रूफ कर दिए। दूसरा वाला यहां पर करते प्रूफ, फाई इज अ नल सेट, फाई एक प्रकार का नल सेट है ना। हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि हम यहां पर ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्लेम करना पड़ेगा, हम लोग क्लेम करना पड़ेगा कि फाई सबसेट है ए का। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई गाड़ी निकाले शोरूम से और आपको क्लेम करना है कि मेरा गाड़ी जो है कि टूट गया है, आप इसको इंश्योरेंस भरपाई कीजिए, तो पहले तो क्लेम करना पड़ता है ना कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, आपने नहीं तोड़ा है, क्लेम करना पड़ता है। और जब वेरीफाई कर लेता है कि हाँ भाई ये एक्सीडेंट से टूटा है, तो उस केस में आपका
पूरा मुआवजा मिल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से है ना, होता है ऐसा, कई बार होता है, ठीक ना। बहुत जन क्या करते हैं ना, अपना गाड़ी को इंश्योरेंस करवा लेते हैं और अपना गाड़ी को ही पूरा तोड़ देते हैं। थोड़ा अगर खरोच वगैरह आ जाए तो पूरा तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करते हैं, फिर क्लेम कर देते हैं, कंपनी में जाके क्लेम कर देते हैं, उसको रिटर्न मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है ना, ये इंश्योरेंस का जो है टेक्नोलॉजी, मान के चलिए पूरा इंडिया में मान के चलिए लाखों करोड़ों आदमी है, लाखों करोड़ों आदमी है, तो लाखों करोड़ों गाड़ी भी तो खरीदेंगे। मान लीजिए लाखों गाड़ी होगा, अब लाखों गाड़ी होगा तो उसमें लाखों आदमी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उसमें से क्या होते हैं ना, 2-4 आदमी ही ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने गाड़ी को खुद जो है कि खराब वगैरह हो जाए। तो मेरा एक फ्रेंड था, ठीक ना, वो भी ऐसा किया था, है ना। हाँ, वो जो है कि एक शोरूम से निकाला था अपना बजाज का एक गाड़ी, है ना, कुछ मतलब टीवीएस करके था शायद, हमको याद नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही कुछ था। उसका गाड़ी में थोड़ा सा खरोच लग गया, थोड़ा बहुत, मतलब जो दीवार होता है ना, दीवार से रगड़ा गया। फिर उस गाड़ी को उसने अपने से तोड़ दिया और तोड़ कर क्लेम कर दिया। भाई साहब बताइए, उसको मिल गया, ठीक है ना, बहुत ही गजब बात है, ठीक ना। वैसा ही हम लोग क्लेम करना पड़ेगा कि फाई तो एक नल सेट है, इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है, तो क्लेम करते हैं फाई एक सबसेट है ए का। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू फाई। हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई फाई बिलोंग ही नहीं। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि ठीक, हम ऐसा ये क्लेम करते हैं। देखिए फाई एक नल सेट है, हमने मान लिया और क्लेम कर दिए कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, और हम लोग को मालूम है कि फाई में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एक्स। हम लोग को मालूम है कि फाई सेट में ऐसा कोई एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि वो एलिमेंट ए सेट में बिलोंग ना करे। फाई सेट में ऐसा कोई एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एलिमेंट ए सेट में बिलोंग ना करे। इसका मतलब हमने अभी जो डेफिनेशन देखा था, एक और वाला डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने यहां पर क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना। हमने ये प्रूफ कर दिया। एक बार फिर से समझिएगा, है ना, एक बार फिर से समझिएगा, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमने यहां पर क्लेम किया सबसे पहले फाई इज ए नल सेट, फाई इज ए नल सेट, नहीं क्लेम नहीं किया, पहले मान लिया कि फाई इज ए नल सेट, और ऑब्वियस सी बात है नल सेट है। और क्लेम किया कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। हमने क्लेम कर दिया कि फाई जो है कि ए का सबसेट है ना, इम्प्रॉपर सबसेट, हमने क्लेम कर दिया। और फिर मैंने कहा कि फाई में कोई ऐसा एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कि सच डेट, इस प्रकार से कि वो एलिमेंट एक्स ए में बिलोंग ही ना करे। अगर फाई में कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग करता तो उस केस में वो एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर जाता, ठीक ना, ये हुआ बात, है ना। इसके बाद एक लाइन और लिखना चाहिए था, देयरफॉर, क्या लिखना चाहिए था, देयरफॉर ऐसा कोई एलिमेंट फाई में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि वो एलिमेंट एक्स, ऐसा कोई एक्स एलिमेंट फाई में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि वो एक्स एलिमेंट ए में एग्जिस्ट ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट फाई में एग्जिस्ट करता तो वो एलिमेंट ऑब्वियस सी बात है कि सेट ए में एग्जिस्ट कर जाता। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, प्रूफ, है ना, प्रूफ हो गया, ठीक है, उतार लीजिए। अब नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ए इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए ऐसे लिखते हैं, ए इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। देखिए 1,2 है और यहां पर 1,2,3 है, मतलब यहां पर ये मैं कहना चाह रहा हूं, जरा समझिएगा। यहां पर 1,2 है और इधर है 1,2,3, और यहां पर इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं है, मतलब इससे ज्यादा इसमें है, तो उस केस में ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। और अगर मान लीजिए दोनों का एलिमेंट सेम हो जाता है 1,2,3 और इधर भी 1,2,3, तो उस केस में हम लोग इम्प्रॉपर का सिंबल लगा देते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको आप उतार भी सकते हैं, ठीक ना। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए क्या है, पावर सेट है। लेट ए बी ए सेट, ए कोई सेट है, ठीक है ना। देन पावर सेट ऑफ ए इज, मान लीजिए ए कोई सेट है और ए का जो पावर सेट है उसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से। और पी ए में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे,
क्या हो गया, एक्स टाइप का एलिमेंट होगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब ए सेट का जितने भी सबसेट्स होंगे, ए सेट्स के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी के सभी सबसेट्स ए का पावर सेट का एलिमेंट होगा, ए के पावर सेट के एलिमेंट होंगे। समझिए यहां पर पीए का मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। और ए का पावर सेट में कैसे एलिमेंट आते हैं, तो ए सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, है ना, ए सेट्स के जितने भी सबसेट्स होते हैं, देखिए एक्स टाइप के एलिमेंट्स, है ना, ए सेट्स के कौन सबसेट होंगे, तो एक्स होगा, है ना, कौन होगा, एक्स होगा, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है, यहां पर ये कहना चाह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए में कि ए सबसे पहले सेट होगा और देन पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए को पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीए से करते हैं। और पीए में एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, कैसे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और वो एलिमेंट्स क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, किसके होंगे, तो ए के होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए के सारे जो है कि सबसेट्स के कलेक्शन को ही हम लोग पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए ना, कचकचा के समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ए बराबर 1 2 3 है, मान लीजिए 1 2 3 है, देन पावर सेट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो अगर ए बराबर आपका 1 2 3 है तो इसके सबसेट्स कौन कौन होंगे, तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वहां से तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और एक तो और आएगा 2 3, है ना, 2 3 आ चुका है। तो देखिए यहां पर 1 यहां पर डाल दिए, 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, 1 2 डाल दिए, 1 3 डाल दिए, 2 3 डाल दिए। अच्छा एक बात और, हाँ, कि कोई भी सेट का जो एक इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, दो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक फाई भी तो होगा ना, है ना, फाई जे सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, इसीलिए फाई भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर पीए में पावर सेट ऑफ ए में क्या आएंगे, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए का ये सबसेट्स है, ए का ये पूरा सबसेट्स है, तो ये सभी सबसेट्स का कलेक्शन बना दीजिए। पहले तो देखिए ये सबसेट्स है और साथ ही साथ ये खुद में एक सिंगलटन सेट है, ये भी खुद में सिंगलटन सेट है, खुद भी सिंगलटन सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है ना, तो सब में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो अब इन सेट्स को भी हमने जो है कि एलिमेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहां पर बात को समझिएगा, अब पावर सेट का कार्डिनलिटी यहां पर समझेंगे हम लोग, पावर सेट का कार्डिनलिटी, कि पावर सेट, देखिए पावर सेट तो यहां पर फाइनाइट है ना, इसीलिए इसका कार्डिनलिटी निकालेंगे, तो इसको हम लोग पी ए कार्डिनलिटी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें टोटल कार्डिनलिटी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो गिनने से तो पता चल गया। एक और शॉर्टकट है, समझिएगा ये शॉर्टकट क्या है, ठीक है, ये शॉर्टकट समझिएगा। 2 का पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, हमको किसका कार्डिनलिटी निकालना है, पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी निकालना है, तो 2 into 2 का पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो देखिए यहां पर कार्डिनलिटी ऑफ ए का कार्डिनलिटी क्या है, ए में 3 एलिमेंट्स है, तो यहां पर 3 हो गया, तो 2 का 3 मतलब 8, 2 3 4 14 8, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, है ना। आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्डिनलिटी 0 is 1 equals to 5। अब समझिएगा इसको हमने क्या यहां पर क्या समझाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनलिटी 0 is 1। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, 0 कार्डिनलिटी का कितने सबसेट्स है, 5 एक सबसेट्स है, ए का 5 एक सबसेट्स है, और 5 का कार्डिनलिटी बताइए, 5 का कार्डिनलिटी क्या है बताइए, 0 है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो वही यहां पर कहता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्डिनलिटी 0 is 1, मतलब 0 कार्डिनलिटी का ए का सबसेट 1 है जो कि 5 है। फिर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनलिटी 1 is 3, मतलब एक कार्डिनलिटी का 1 कार्डिनलिटी का सेट ए का कितना सबसेट्स है, तो 3 ऐसे सबसेट्स है सेट्स ए का जिसका कार्डिनलिटी 1 है ना। देखिए 1 का कार्डिनलिटी, 2 का कार्डिनलिटी, है ना, देखिए ये सेट का कार्डिनलिटी 1 है, इसका भी कार्डिनलिटी 1 है, इसका भी कार्डिनलिटी 1 है, तो 1 कार्डिनलिटी का 3 सबसेट्स है, सबसेट्स ए सेट्स के सबसेट्स, है ना। 1 कार्डिनलिटी के 3 सबसेट्स है सेट ए के 1 2 3, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्डिनलिटी 2 कार्डिनलिटी के 3 सबसेट्स है ना। फिर से एक बार समझिएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्डिनलिटी 2 is 3, मतलब
दो कार्डिनलिटी के सेट ए के 3 सबसेट्स है, 1 2 1 3 2 3। फिर है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनलिटी 3 इज 1, है ना, मतलब तीन कार्डिनलिटी का सेट ए का कितना सबसेट्स है, तो एक ही सबसेट है 1 2 3, और ये एक प्रकार का इंप्रॉपर सबसेट है। तो पीए में ये सब एलिमेंट्स आया 1 2 3 1 2 1 3 ये सब आया, ठीक है ना। अब कार्डिनलिटी ऑफ पीए मतलब कार्डिनलिटी यहां पर समझिएगा, कार्डिनलिटी ऑफ पीए का मतलब क्या हुआ, मतलब पीए का कार्डिनलिटी कितना है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पीए का मॉड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट ए में, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ए। एक बात यहां पर समझिएगा, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक तो 5 हुआ और एक तो 3 हुआ, और यहां पर भी 3 निकल के आ रहा है, यहां पर भी 1 निकल के आ रहा है। सेट ए का, है ना, आप कह सकते हैं कि 5 का कार्डिनलिटी 1 है तो यहां पर 1 हो गया, फिर 1 2 3 ये 3 सबसेट्स है तो इसके कार्डिनलिटी 3 है तो यहां पर 3 हो गया, यहां पर 1 2 1 3 2 3 ये भी एक प्रकार का सबसेट है, ये भी एक प्रकार का सबसेट है, ये भी एक प्रकार का सबसेट है। किसका सबसेट है, सेट ए का सबसेट है तो इसका कार्डिनलिटी 3 हो गया, ठीक है ना। अब 1 2 3 ये भी एक प्रकार का सबसेट है ना सेट ए का, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर यही बातें हम लोग समझ पा रहे हैं कि भाई यहां पर 5 का कार्डिनलिटी 1 हुआ तो यहां पर 1 हो गया, फिर 1 2 3 तो सिंगल कार्डिनलिटी का 3 एलिमेंट्स हो गया, 3 सबसेट्स हो गए तो 3 हो गया, फिर डबल कार्डिनलिटी का 3 सबसेट्स है तो 3 हो गए यहां पर, ठीक है ना, लॉजिक क्लियर हो गया। और 1 2 3 मतलब 3 कार्डिनलिटी का एक सबसेट हो गया इसीलिए 1 हो गया, है ना। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा, है ना, यहां पर होगा, इसको काट देते हैं, है ना, क्या होगा यहां पर बताइए तो, सबसेट्स कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, है ना, सेट ए के सबसेट्स के कार्डिनलिटी को यहां पर हम लोग जोड़ेंगे, सेट ए का जो सबसेट्स है, सेट ए का जो सबसेट्स है उन सबसेट्स का अगर कार्डिनलिटी जोड़ेंगे आपस में तो वो पावर सेट ए का कार्डिनलिटी दे देगा जो कि 8 है। पावर सेट में देख सकते हैं 1 2 3 4 इतना 8 एलिमेंट है, तो पावर सेट ए का अगर कार्डिनलिटी निकालना है तो उसके लिए सेट ए के सबसेट के कार्डिनलिटी को आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट में क्या है, द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट पी ए इज 2 का पावर ए। अभी आपने देखा कि यहां पर 2 और कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, 3 है, ए में कितना एलिमेंट था 1 2 3 तो 3 कार्डिनलिटी हुआ तो 2 का पावर 3 8 हुआ, तो वही चीज यहां पर लिखा हूं मैं फॉर्मूला में, द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट पी ए इज 2 का पावर मॉड ए। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए में कितने सबसेट्स है बताइए, सेट ए में कितने सबसेट्स है, सेट ए में कितने सबसेट्स है, सेट ए में द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए में कितने सबसेट्स आप बताइए, 8 सबसेट्स है, सेट ए का 8 सबसेट्स हुआ ना। अभी ना आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 1 2 ये सब, ये जो बन रहा है 1 1 2 ये सब क्या है, सबसेट्स है ना, सेट ए का 1 2 3 का सबसेट्स है। तो यहां पर वही कहना चाह रहे हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के जितना सबसेट्स होगा वही पीए का कार्डिनलिटी होगा, मतलब ए के पावर सेट का कार्डिनलिटी वही होगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 20 सेट का आप सबसेट्स निकालना चाह रहे हैं, है ना, तो आप उसके पावर सेट का कार्डिनलिटी निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। या फिर आप कोई भी सेट का कार्डिनलिटी निकालना चाह रहे हैं तो उस सेट का आप सबसे पहले सबसेट्स निकाल लीजिए, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, तो जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ उस सेट का पावर सेट का कार्डिनलिटी होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ पी ए। नेक्स्ट है पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी, मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सेट का अगर आप पावर सेट निकाल रहे हैं
तो वो पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं होगा, है ना, वो पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए 5 सेट का भी अगर आप पावर सेट निकाल रहे हैं, 5 सेट का भी अगर आप पावर सेट निकाल रहे हैं, 5 सेट का भी अगर आप पावर सेट, 5 को तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, 5 सेट का भी अगर आप पावर सेट निकाल रहे हैं, 5 सेट का भी, है ना, 5 सेट का भी अगर आप पावर सेट निकाल रहे हैं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग 5 सेट यानी एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि किसी 5 सेट का यानी कि वॉइड सेट का यानी कि एम्प्टी सेट का अगर आप पावर सेट निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा बताइए, इसका सबसेट क्या होगा, ये खुद होगा 5 इज सबसेट ऑफ 5, है ना, ये खुद अपना सबसेट होगा क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पर 5 का जो सबसेट्स आता है वही तो पावर सेट का एलिमेंट बनता है, तो यानी कि 5 का सबसेट 5 आया है, तो यहां पर देखिए 5 आ गया। अब आपने क्या देखा, जब आप 5 यानी कि ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और उसका पावर सेट बना रहे हैं, तब उसके पावर सेट में 5 आ जा रहा है, यानी कि एक एलिमेंट 5 आ जा रहा है, इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इसीलिए हम लोग एम्प्टी सेट को ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ना, समझ पाए कि नहीं पाए, 5 से लिखते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं, वॉइड करके लिखते हैं। तो यानी कि ये बात साफ है कि कोई एम्प्टी सेट है तो उस एम्प्टी सेट का अगर आप पावर सेट भी बनाएंगे तो उसका पावर सेट कभी खाली नहीं बैठने वाला है। वही यहां पर लिखे है, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी सेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ चुके हैं और यहां पर कुछ हम लोग जेन्युइन बातें प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। मान के चलिए कोई सेट ए है, उसका कार्डिनलिटी n है ना, उसके अंदर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 0 कार्डिनलिटी nc0। मतलब यहां पर बात को समझिएगा, हाँ। मान लीजिए यहां पर 1, 2, 3 है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 1, 2, फिर ये सेट 3, तो आप देख सकते हैं सिंगल कार्डिनलिटी बनाना, सिंगल सबसेट्स बनाना, है ना। 1, 2, 3 सेट का ये सिंगल कार्डिनलिटी का 3 सबसेट बन गया। तो वही बात यहां पर बात समझिएगा। और एक और बात है 5 तो इसका सबसेट होगा ही होगा क्योंकि एवरी 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसी वजह से। तो यहां पर वही कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 0 कार्डिनलिटी, तो 5 का कार्डिनलिटी कितना होता है, और 5 सबसेट है तो 5 का कार्डिनलिटी 0 होता है। और ऐसा आप बताइए सबसेट जिसका 0 कार्डिनलिटी होता है, तो एक ही सबसेट है ऐसा 5 जिसका 0 कार्डिनलिटी होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 कार्डिनलिटी, एक कार्डिनलिटी का कितना सबसेट्स होता है, कोई भी मान के चलिए, जैसे यहां पर 3 एलिमेंट्स का सेट लिए हुए, हाँ 3 एलिमेंट्स का सेट लिए हुए, तो कितने एलिमेंट्स कितने सबसेट्स हुए, तो 3 सबसेट्स हुए ना, तो 3 एलिमेंट तो 3c1 का मतलब 3 होता है, आपको मालूम होगा फैक्टोरियल से, है ना। ये हो गया कॉम्बिनेशन से आपको मालूम होगा कि कोई भी सेट 1, 2, 3 है, इसमें 3 कार्डिनलिटी है सेट का ही, तो उस सेट का सिंगल कार्डिनलिटी का 1 कार्डिनलिटी का कितना सबसेट होगा, तो मात्र 3 होगा। अगर यहीं पर 4 एलिमेंट होता तो 4c1 4 होता, 6 होता, ठीक है ना, इसीलिए nc1 लिख दिए जनरल टर्म में। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 2 कार्डिनलिटी, इसमें 2 कार्डिनलिटी कितने सबसेट्स होंगे, एक तो 1, 2 होगा, एक तो 2, 3 होगा, एक तो 1, 3 होगा, मतलब 3 होंगे, है ना। कैसे हम लोग जज कर रहे हैं, तो 3c2 यहां पर n है ना, तो n की जगह पर 3c2, तो बड़ा CR में से छोटा घटा दे तो 3 - 2, मालूम है ना आपको, तो 3c1 हो जाएगा, इसमें यहां पर भी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट, ये लिखना भूल गया शायद एडिटर, ठीक है ना, डॉट, ठीक है ना। अब यहां पर समझिएगा बातें क्या हो रही है। नंबर ऑफ सबसेट देखिए, एक 0 कार्डिनलिटी का एक सबसेट है ना, और 1 कार्डिनलिटी का nc1 सबसेट्स, और 2 कार्डिनलिटी का nc2 सबसेट्स, डॉट। अगर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ n कार्डिनलिटी, अगर n कार्डिनलिटी का बात करेंगे सबसेट्स के, तो वो ncn हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए 2 कार्डिनलिटी का nc2, 1 कार्डिनलिटी का nc1, 0 कार्डिनलिटी का nc0, तो n कार्डिनलिटी का सबसेट्स ncn हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, NCR को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो वो होता है n का फैक्टोरियल, नीचे में होता है n - r का फैक्टोरियल, और नीचे फिर इंटू
आर का फैक्टोरियल, एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर एक चीज मिस्टेक कर दिया, तो अब यहां पर समझिएगा पीए कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। एक बात यहां पर समझिएगा, देखिए अभी यहां पर क्या किए थे, कार्डिनलिटी ऑफ पीए पावर सेट ऑफ ए क्या जोड़े थे, 1 3 3 1 और फिर नीचे में 1 2 3 का कार्डिनलिटी 1, मतलब 3 कार्डिनलिटी का एक ही सबसेट, एक ऐसा जोड़े थे ना, 1 3 3 1। तो उसी प्रकार से ऊपर से नीचे लेकर नीचे उधर भी जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक कार्डिनलिटी का एक, 0 कार्डिनलिटी का एक सबसेट, एक कार्डिनलिटी का एक NC1 सबसेट, 2 कार्डिनलिटी का NC2 सबसेट, n कार्डिनलिटी का NCN सबसेट। तो पीए का कार्डिनलिटी फिर कैसे निकलेगा, इन सभी को जोड़ देंगे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN। ठीक है ना, ये जोड़ देंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, है ना, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसी चीज को आगे हम लोग इलेबोरेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर NC0 x टू द पावर n, NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 NCN होता है। मतलब यहां पर समझिएगा x प्लस a, है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, a प्लस x का बोलिए या फिर आप x प्लस a का बोलिए, x प्लस a का बोलिए, इसका n बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है, NCR, है ना, या फिर यहां पर आप ऐसा मान लीजिए NC0 x टू द पावर n माइनस 0 और यहां पर a टू द पावर r होता है, फिर NC1, है ना, r की जगह पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला टर्म यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक ना, NC1 फिर क्या हो जाएगा, NC1 x टू द पावर n माइनस का, है ना। देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, एकदम जरूरी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, x प्लस a का पावर n रहे तो NCR x टू द पावर n माइनस r और a टू द पावर r, ये बाइनोमियल थ्योरम है, a टू द पावर r क्या होता है, a टू द पावर r ये होता है। अब मान के चलिए x प्लस a के माथे पर अगर मान लीजिए 10 रहे तो क्या होगा बताइए, तो 10 रहे तो क्या हो जाएगा, तो NC के जगह पर हो जाएगा 10C0 हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस 0, है ना, और यहां पर a टू द पावर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 10C1, है ना, x टू द पावर 10 माइनस 1, है ना, फिर क्या हो जाएगा a टू द पावर 1, और ये प्लस चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, है ना, ये डॉट 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 चलते रहेगा। तो वही बात है 1 प्लस एक्स रहे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर x प्लस a है ना, यहां पर वही फॉर्मूला दौड़ रहा है। तो बाइनोमियल थ्योरम से NC0 x टू द पावर n माइनस 0 और यहां पर 1 टू द पावर 0, तो 1 टू द पावर 0 नहीं लिखे, फिर NC1 x टू द पावर n माइनस 1 और यहां पर 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 1, उसीलिए लिखे नहीं, फिर NC2 x टू द पावर n माइनस 2, यहां पर 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, लिखे नहीं। इसी प्रकार से फिर NCN x टू द पावर n माइनस n, x टू द पावर n माइनस n मतलब x टू द पावर 0 का मतलब 1, मतलब x के बाद 0 का मतलब 1 हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस, देखिए यहाँ पर 2 है ना तो x टू द पावर n माइनस 2 है, यहाँ पर n है ना तो x टू द पावर n माइनस n होता है। और फिर क्या होता है, फिर बताइए 1 टू द पावर, यहाँ पर देखिए 2 है तो 1 टू द पावर 2 हुआ था, तो यहाँ पर 1 टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ पर n है तो 1 टू द पावर n हो जाएगा, तो उसको लिखे नहीं, जनरली आप इस चीज को लिख दीजिए। वी नोटेड हम लोग जानते हैं। अब x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का पावर n हो जाएगा, और NC0 अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट किया, यहाँ पर भी x का वैल्यू 1, यहाँ पर भी x का वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NC0 NC1 NC2 प्लस डॉट 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 NCN। और आपको अभी क्या बताया था इससे जस्ट पहले, ध्यान दीजिएगा, है ना, PA बराबर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A, ये है ना NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCN। तो यहाँ पर क्या आया जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर क्या आया NC0 NC1, इसका पूरा वैल्यू का, इसका क्या पूरा वैल्यू हुआ, इसका पूरा वैल्यू क्या हुआ कार्डिनलिटी ऑफ PA। तो कार्डिनलिटी ऑफ PA क्या हो गया 2, और यहाँ पर 2 का पावर n था ना, 2 का पावर n था, और n को हम लोग क्या माने हुए थे जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, हम लोग क्या लेट किए हुए थे, कार्डिनलिटी ऑफ A को n माने हुए थे। तो यहां पर देखिए सिंस कार्डिनलिटी ऑफ A बराबर n, तो यहां पर n की जगह पर क्या हो जाएगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ A, है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी किसी प्रकार का किंतु परंतु है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो है कि अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, कॉल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है,
ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे भी है झारखंड मैथ जोन के नाम से। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जवाहर, जय हिंद, जय भारत।